218 लोग, एक विमान और एक रहस्यमयी जंगल। उन्होंने पहली रात आग से डर भगाया, पर असली संघर्ष अभी बाकी था। अब आगे। पार्ट 2। साल बीतते गए। शुरुआत में दिन गिने जाते थे, एक हफ्ता, एक महीना, फिर एक साल। लेकिन जब दूसरा साल शुरू हुआ तो लोगों ने गिनती छोड़ दी। कैलेंडर, घड़ी और तारीख सब पीछे छूट चुके थे। अब समय का माप बस सूरज के उगने और ढलने से होता। बच्चे अब बड़े होने लगे थे। जिन बच्चों ने यहाँ पहली बार आंख खोली थी, उन्हें अपने पुराने घर की कोई याद नहीं थी। उनके लिए यह द्वीप ही पूरी दुनिया था। वे जंगल की भाषा समझते थे, पक्षियों की आवाज से मौसम का अंदाजा लगाते थे और पेड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़कर नारियल गिराते थे। जबकि बड़े लोग अक्सर बीती जिंदगी के बारे में बात करते। शहर की भीड़, गाड़ियों की आवाज, सड़कों पर दौड़ते लोग और चमचमाती रोशनियां। हर बार ऐसी बातें सुनकर बच्चों की आंखों में जिज्ञासा झलकती, जैसे ये सब उनके लिए किसी और ग्रह की कहानी हो। लेकिन द्वीप पर रहना आसान नहीं था। हर मौसम नई चुनौती लाता। गर्मियों में पीने का पानी सूखने लगता, बरसात में झोपड़ियां उठे जाती और तूफानों में पूरा गांव उखड़कर बिखर जाता। कई बार समुद्र इतना उफान पर आता कि किनारे बनी झोपड़ियां बह जाती। तब सब लोग मिलकर ऊपर की ओर भागते और पेड़ों के बीच शरण लेते। इसी दौरान कुछ यात्रियों के बीच अजीब विश्वास जन्म लेने लगे। किसी ने कहा कि यह द्वीप श्रापित है, कोई और बोला कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। कई बार लोग रात में अजीब रोशनियां देखते और रहस्यमयी आवाजें सुनते। कुछ कहते कि यह जंगल की गूंज है, लेकिन कुछ इसे परलोक का संकेत मानने लगे। धीरे धीरे लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा जो विज्ञान और तर्क पर भरोसा करता और दूसरा जो अंधविश्वास को सच मानने लगा। तीसरे साल में उन्होंने खंडहरों की गहराई में जाकर और खोज की। वहां उन्हें पत्थरों पर उकेरे गए प्रतीक मिले। कुछ चित्र ऐसे थे जिनमें समुद्र को निगलते हुए दैत्य बने थे, कहीं जहाज डूबते दिखाए गए थे और कहीं मनुष्यों को आसमान की ओर हाथ उठाते दिखाया गया था। यह देखकर सबका दिल दहल गया। डॉक्टर एवलिन ने समझाया कि यह शायद उस सभ्यता की कला है जिसने कभी इस द्वीप पर जीवन बिताया होगा, लेकिन बाकी लोग इसे शाप मानने लगे। धीरे धीरे संसाधन कम होते गए। मछलियां पकड़ना अब कठिन हो गया, क्योंकि समुद्र किनारे के पास उनकी संख्या घट गई थी। शिकार के लिए जंगल में और गहराई तक जाना पड़ता। कई लोग कभी लौट कर नहीं आए। मौतें बढ़ने लगीं। हर कुछ हफ्तों में कोई ना कोई चला जाता और छोटे कब्रिस्तान में नई मिट्टी उठ जाती। फिर भी जीवन हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ लोग अभी आशा की लौ जलाए रखते। वे कहते कि एक दिन जरूर जहाज आएगा, लेकिन बाकी लोग अब इस जगह को ही अपना नया संसार मानने लगे। उन्होंने खेती को और बढ़ाया, मिट्टी के बर्तन बनाए और पत्थरों से औजार गढ़े। इस दौरान बच्चों ने एक अलग ही समाज बना लिया। वे बूढ़ों की बातों पर हंसते, उन्हें कहानियां समझते और कहते कि शायद सभ्यता कोई सपना थी। धीरे धीरे वे भाषा भी बदलने लगे। अंग्रेजी और स्पेनिश के शब्दों में स्थानीय ध्वनियां मिल गईं। यह एक नई बोली थी जो सिर्फ उसी द्वीप पर जन्मी थी। लेकिन 7वें साल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। एक रात समुद्र से इतनी तेज आंधी आई कि पूरे गांव का नामो निशान मिट गया। झोपड़ियां उड़ गईं, खेत बर्बाद हो गए और आधे से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस तूफान में कई लोग समुद्र में बह गए। अगले दिन जब सूरज निकला तो उनके पास बस टूटा फूटा मलबा बचा था। ये वह पल था जब सबको लगा कि अब अंत करीब है। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी तूफान ने खंडहरों के पास मिट्टी खिसका दी थी और वहां से विमान का दबा हुआ हिस्सा बाहर निकल आया। उसमें एक पुराना रेडियो पड़ा था जिसे इंजीनियर आर्थर वेंस ने तुरंत पहचान लिया। महीनों की मेहनत और टूटे फूटे पुर्जों को जोड़ते हुए उसने रेडियो को चालू किया और फिर वह चमत्कार हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रेडियो से खरखराहट की आवाज आई और अचानक किसी दूर की स्टेशन की हल्की सी धुन सुनाई दी। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्थर ने बार बार पुकारा, मेडे मेडे। यह फ्लाइट NC 16002 है। हम जीवित हैं। हम 10 साल से एक द्वीप पर फंसे हैं। रेडियो से निकलती खरखराहट भरी आवाज ने सबको झकझोर दिया। लोग रोने लगे, हंसने लगे, गले मिलकर एक दूसरे को पकड़ने लगे। 10 साल की तन्हाई, भूख, दर्द और मौत के बाद यह पहली बार था
जब उन्हें लगा कि कोई वहां बाहर उनकी पुकार सुन सकता है। आर्थर वेंस ने रेडियो को घंटों तक दुरुस्त किया। कभी सिग्नल आता, कभी चला जाता। कई बार उनकी आवाज समंदर की हवाओं में खो जाती, लेकिन फिर भी वह कोशिश करते रहे। आखिर एक रात उन्हें साफ जवाब सुनाई दिया। किसी ने कहा, यह हैमिल्टन कोस्ट गार्ड है, हमने तुम्हारी आवाज सुनी है, क्या तुम पहचान बता सकते हो? उस क्षण हर कोई स्तब्ध रह गया। उनके सपनों की डोर अचानक हकीकत में बदल गई थी। कप्तान मिलर ने रेडियो थामा और टूटती फूटती आवाज में बोला, हम फ्लाइट NC 16002 के यात्री हैं, 10 साल पहले गायब हुए थे, हम अब भी जिंदा हैं। दूसरी तरफ चुप्पी छा गई, जैसे कोई विश्वास नहीं कर पा रहा हो। फिर आवाज आई, ठहरो, हम तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। इसके बाद का हर दिन पहाड़ जैसा भारी था। सबकी नजरें समुद्र पर टिकी रहती। बच्चे पूछते कि कब जहाज आएगा और बड़े उन्हें समझाते कि थोड़ी और देर है। लोग टूटे दिल से लेकिन उम्मीद के साथ इंतजार करने लगे। और फिर एक सुबह समुद्र की सतह पर एक हल्की सी परछाई दिखी। जैसे जैसे वह पास आई, सबकी सांसें थम गईं। यह अमेरिकी नौसेना का जहाज था। धुआं उड़ाता धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता। लोग पागलों की तरह दौड़ पड़े। किसी ने आग जलाई, किसी ने कपड़े लहराए। इस बार उनकी आवाज समंदर में नहीं खोई। इस बार दुनिया सचमुच उनके पास आ रही थी। जब नौसेना के जवान उतरे तो यात्रियों की हालत देखकर दंग रह गए। किसी के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, कोई हड्डियों का ढांचा बन चुका था। बच्चे जो इस द्वीप पर पैदा हुए थे चौड़ी आंखों से उन जवानों को देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कौन लोग हैं और यह चमचमाते कपड़े क्या हैं। रेस्क्यू शुरू हुआ। नावें आईं, सबको बारी बारी से जहाज तक पहुंचाया गया। लेकिन यह आसान नहीं था। आधे से ज्यादा लोग अब इस द्वीप को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने यहीं अपना घर बना लिया था। अपने कब्रिस्तान छोड़ना उनके लिए मुश्किल था। मगर कप्तान मिलर ने कहा, हमारा इंतजार बाहर की दुनिया कर रही है। जो गया उसे हम भूल नहीं सकते, लेकिन जिनके पास जिंदगी है उन्हें जीना होगा। आखिर सबको ले जाया गया। जब जहाज समुद्र की लहरों को चीरते हुए उस द्वीप से दूर हुआ तो हर कोई पीछे मुड़कर देख रहा था। वह छोटा सा टुकड़ा जिसने उन्हें नरक भी दिया और नया जीवन भी सिखाया, अब धीरे धीरे क्षितिज में खो रहा था। दुनिया में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों की सुर्खियां बन गईं। 10 साल बाद मिले गुमशुदा यात्री, मौत के टापू से वापसी, वह द्वीप जिसने इंसानों को निगल लिया। A decade of suffering for the 219 passengers in what is being called a decade of hell. टीवी चैनल, रेडियो, हर जगह यही कहानी थी। लोग हैरान थे कि कोई इतने लंबे समय तक सभ्यता से कटकर कैसे जी सकता है। लेकिन बचे हुए यात्रियों की जिंदगी अब भी आसान नहीं थी। कुछ ने बाहर की दुनिया को अपनाने की कोशिश की, मगर उनके भीतर का खालीपन कभी नहीं भरा। बच्चे जो उसी द्वीप पर पले थे, शहरों की आवाजों और चमक से घबराने लगे। कई रातों को वे सपनों में फिर उसी समुद्र की लहरें और जंगल की आवाजें सुनते। कप्तान मिलर, जिसने सबको एक साथ जोड़े रखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना ही कहा, हम जीते तो हैं, लेकिन सच कहूं तो हमारा एक हिस्सा उसी द्वीप पर दफन रह गया है। We did everything we could. Sometimes that's all you can do. और शायद यही सच था। दुनिया ने उन्हें हीरो की तरह देखा, लेकिन उनके दिल में हमेशा ये सवाल गूंजता रहा, आखिर वह द्वीप कौन सा था? क्यों वहां कभी एक सभ्यता थी और क्यों वह नष्ट हो गई? इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। क्योंकि कुछ कहानियां जो पूरी नहीं होती, कुछ कहानियां रह जाती हैं अधूरी, और यही है उनका असली मिस्ड ट्विस्ट। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो इसी तरह की और भी रहस्यमयी और सस्पेंस भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मिस्ड ट्विस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।